आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ, वोटिंग बिहार में इसकी शुरुआत हो गई है। किसकी सत्ता आएगी, किसकी सत्ता रहेगी, ये बड़ा सवाल है फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद सेकेंड फेज में। और मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से, शुरू कर लेते हैं। विनोद जी बताइए, आपको क्या लग रहा है, पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, आपको किसके पक्ष में हुई और किसके खिलाफ, ये अभी कयासी लग रहे हैं, लेकिन दूसरे फेज में क्या रहने वाला है? देखिए, हम लोग पहले पक्ष में जब चर्चा कर रहे थे तो लगभग 7:30 पौने 8 या 8 बजे के बाद भीड़ आना शुरू हो गई थी। थोड़ा आज वैसा नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये जो दिल्ली तो पहली तस्वीर जो आई है, जी पहली तस्वीर जो आई है, फर्स्ट पेज के दिन मुझे याद है कि जब हम पहली बार अपने संवाददाताओं के पास गए थे तो लंबी लाइन ऑलरेडी लग गई थी। जी, लंबी लाइन लगी थी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लोग फियरफुल हुए होंगे ब्लास्ट को लेकर के भी, कि उसका इम्पैक्ट हो सकता है। आपको लगता है यहाँ पर? बिल्कुल उसका इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए कि ये बहुत दिन से खबर चल रही है कि हर जगह पर इस तरह के ब्लास्ट की संभावनाएं हैं। तो हालांकि रूरल एरियाज़ में तो नहीं, लेकिन अर्बन सेंटर्स पे इस तरह की बातें होती है। लोग भीड़ में जाने से बचते हैं। भीड़ में बहुत सारा, केवल ब्लास्ट के अलावा नहीं, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको लोग ओवरकम कर लेंगे। थोड़ा सा एक फैक्टर जो मुझे लग रहा है कि ये 2-3 दिन में सर्दी भी बढ़ी है। पहले उस दिन उतनी सर्दी नहीं थी, तो लोग थोड़ा सा लेजी भी हुए होंगे, थोड़ा सा धूप निकलने का इंतजार कर रहे होंगे, धूप निकले उसके बाद हो। तो ये इनिशियल फैक्टर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले फेज़ में जितनी वोटिंग हो उतना हो, और ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इनिशियल मुझे नज़र आ रहा है उसमें मैं टेरर इम्पैक्ट पर 1-2% का असर देखता हूं, लेकिन ये सर्दी और इस तरह के डेवलपमेंट जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। ओके सर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी टू अर्ली है। मेरा मानना है कि रीजनल वेरिएशन रहेंगे। आप देखिएगा सीमांचल क्षेत्र में मेरा मानना है कि वोटिंग परसेंटेज अधिक रहेगा। और गर्म है सीमांचल, हाँ, ओवैसी जाके गर्मा देते हैं वहाँ पर, जनरली वोटिंग परसेंटेज वैसे भी गर्म रहता है। हाँ, वोटिंग परसेंटेज और देखिए रीजनल वेरिएशन रहेंगे, जहाँ पर आप देखिएगा कि बिहार के कई इलाके जहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं जी, और जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट हैं, नेचुरली वहाँ पर आप देखिएगा जो ट्रेंड दिखाई दिया फर्स्ट फेज में भी कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा, तो उस तरीके से देखिएगा चंपारण के कई सीट्स जो रहेंगे वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अफेक्टेड रहेंगे। लेकिन आई थिंक टू अर्ली है। हमको नहीं लगता है कि कोई किसी एक पर्टिकुलर रीजन से हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं कि क्यों ये। तो हम इस पर बात करते चलते हैं साथ साथ में कि क्या ये, जैसे आपने सीमांचल का जिक्र किया, सबसे हॉट स्पॉट नजर आ रहा है इस वक्त आज के चरण में जो बिहार में जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या ओवैसी रहेंगे एक्स फैक्टर? लाइन बढ़ गई जी, संजय जी। ओवैसी बड़ा फैक्टर है। उसकी वजह क्या है कि ओवैसी को पूर्वी बिहार 2020 के चुनाव में एक अच्छा पॉकेट मिल गया, और वो उनका एक्सपेरिमेंट था जब उन्होंने 5 सीटें सीमांचल से जीत ली, और जीते 5 और करीब हरा दिए 10-12। ये भी असली ट्रेंड 2020 में ओवैसी फैक्टर में ये था कि उन्होंने जो कैंडिडेट दिए और एक्सपेरिमेंटल कैंडिडेट दिए, उनका वोट परसेंट 3 से 26 तक था। जो विनेबल थे उसको छोड़ के, जो नहीं भी जीत रहे थे, कम से कम 3% के आसपास थे और 26% तक लाए थे। इस बार उन्होंने 20 सीटें तय करके 20 कैंडिडेट उतारे हैं। अब वो पिछली बार का एक्सपेरिमेंट था, इस बार वो सुनिश्चित तरीके से सीमांचल में कैंप कर रहे हैं, जनसभाओं में जा रहे हैं, जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा करने में सफल रहे हैं, और उसके अलावा भीड़ को उनकी बातें समझ में आती हैं। वो अच्छे आउटस्पोकन स्पीकर हैं ओवैसी। तो जिस हिसाब से उन्होंने इस बार एक प्रॉपर सधा हुआ निशाना साधा है, उनकी सीटें निकलती हैं या उनकी सीटें नहीं निकलती हैं, लेकिन ओवैसी महागठबंधन के लिए 2020 की तरह 2025 में भी एक चैलेंज की तरह सीमांचल में फिर से खड़े हो गए हैं। और सीमांचल तो पिछली बार जो असर हुआ था, क्या इस बार भी वो असर पड़ेगा क्या? मुझे असर पड़ता दिख रहा है पक्का, इसलिए कि उनका वोट पिछला जो लोएस्ट था लगभग 2-3 हजार, हाँ। जो हायर था जो 25-26 हजार, 25-26 हजार पे तो किसी को भी वो डैमेज कर सकते हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि 3-4 हजार वोट से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। जी मुकेश जी, लेकिन क्या पिछली बार ये भी एक फैक्टर हुआ था कि जितने भी जीते वो सबके सब चले गए, बाद में आरजेडी में शामिल हो गए, तो फिर मतदाताओं को ये तो नहीं लगेगा ओवैसी के समर्थकों को कि क्या फायदा? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों को समझना होगा। ओवैसी चुनाव के पहले एक अटेम्प्ट लिए थे महागठबंधन में जुड़ने के लिए, और उन्होंने 6 सीटें मांगी थी कि हम अलायंस में आ जाएंगे। उस वक्त उन्हें डिनाई किया गया, उन्हें अलायंस में नहीं लिया गया। एक तो ये फैक्टर रहा। उसके बाद वो वेंजियंस के साथ फिर मैदान में कूद गए, और उन्हें जो ज़्यादा फॉर्डर मिला आगे और कैंपेन को स्ट्रांगली चलाने का, वो ये था कि जब महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का जो साहनी साहब को डिक्लेयर कर दिया जी, उसके बाद कई सारे ऐसे मुस्लिम वॉइस निकल कर आए कि आप हमें बीजेपी का डर दिखाकर हम बीजेपी से हमें बचाएंगे, इसलिए मैं आपको वोट करूं। तो ये वाला नैरेटिव भी चला, बहुत मैंने अच्छे से चला है, और कई लोग इस बात पे बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं कम्युनिटी से। तो डिप्टी सीएम एक्सपेक्टेशन था उन, मतलब सीमांचल से, चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो उन्हें एक एक्सपेक्टेशन था कि हमें भी डिप्टी सीएम मिलता। अब ऐसा है कि बिहार में बीजेपी ने ही एक पैटर्न डाला हुआ है कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम होते हैं। मुझे लगता है महागठबंधन एक स्ट्रैटेजी ले सकता था कि वो सीमांचल से भी किसी को एक डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर सकते थे। तो ये जो 2 फैक्टर हैं, ये तो मतलब काम तो कर ही रहा है। इसको भुना पा रहे हैं वो। हाँ, इसको वो भुना पा रहे हैं, और एक रिजेंटमेंट एमंग द कोर वोटर ऑफ आरजेडी। और मुकेश जी, पप्पू यादव कुछ बोल रहे हैं, इस वक्त जरा सुन लेते हैं। जाते ही बक्सा खराब हो गया, ईवीएम खराब हो गया। ये ईवीएम खराब होने का तो मतलब ही जान लीजिए क्या है। नए ईवीएम को लाना, और उस ईवीएम में कितनी साजिश होती है कि मैं आपको क्या बोलूं। लगातार फोर्सेस के द्वारा तंग की जाने की सूचना है, ये आप समझिए, लगातार। तो क्या क्या जनता का मूड क्या है, क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में है? और भैया, जनता का मूड तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल पहले ही बढ़ चुकी है। बदलाव के लिए यूथ और गरीब मिडिल क्लास पागल है। सीमांचल तो बड़े बड़ा बदलाव की ओर जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह सरकार की गहरी साजिश हो रही है, और चुनाव आयोग के द्वारा भी, अब तो सीमांचल अगर बदलाव कर देगा तो फिर तो ये फेवर में आ जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं विनोद जी? में जी, अब मुकेश जी। हाँ, मैं 2 चीज़ें कहूँगा। अभी जो पप्पू जी कह रहे हैं कि ईवीएम खराब हो रहा है और उसको बदला जा रहा है, तो चुनाव की प्रक्रिया को समझते हुए, जितना मैं समझता हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया एंड कवर भी करता हूँ। ठीक है। तो ये जो BLA होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं पार्टीज के, सो जो उसका जो पहले मॉक ड्रिल होता है, और उसके बाद जो मॉक ड्रिल के बाद सील होता है इन द प्रेजेंस ऑफ BLAs ऑफ ऑल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ऑन एवरी बूथ, उसके अंदर रिजर्व ईवीएम को भी वहां पे मॉक टेस्ट किया जाता है और उसको सील किया जाता है, और हर BLA उस पे साइन करता है। तो एक चीज मुझे, जो अब थोड़ा मैं क्रिटिकल साउंड करूंगा, लेकिन मैं एक बात बहुत क्लियर कह देता हूं कि चुनाव में वोटिंग के वक्त, और चुनाव खत्म नहीं हुआ है, और उसी वक्त यदि कोई पॉलिटिकल फंक्शनरी और दोज हु आर इन द कॉन्टेस्ट, जो लोग कॉन्टेस्ट में हैं, वो यदि कहने लगे कि मेरा मतलब ये तो चुनाव ईवीएम को दोष देने लगे, हाँ, ईवीएम को दोष देने लगे, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एलिबी खड़ा कर रहे हैं, वो एक बहाना खड़ा कर रहे हैं। कम से कम बीजेपी तो यही कहती है विनोद जी, और कल ही से ये बात होने लग गई है, जब से सवाल उठाए तेजस्वी ने कल कई सारे,
तो उसके बाद बीजेपी ने सीधे पलटवार किया कि अब हार के बहाने ढूंढने शुरू। देखिए अजय जी, मुझे लगता है कि कम से कम पप्पू यादव को तो इस तरह की बात इसलिए भी नहीं करनी चाहिए थी कि बावजूद इसके कि आरजेडी और पूरा का पूरा वो उनके खिलाफ था और वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके आए, अगर इस तरह की स्थिति होती तो उनके लिए भी चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। और ये बात सही है। देखिए, नैरेटिव लंबे समय से बदलता रहा है। जो INDI अलायंस है उसमें इस तरह का नैरेटिव बहुत लंबे समय से आ रहा है कि EVM में गड़बड़ी है, उसके बाद फिर वोट चोरी का एक नैरेटिव चलाया गया। लेकिन उसके लिए जो एक कंसर्टेड एफर्ट या एक ऐसा प्रमाण देने की जो जरूरत होती है, उसमें वो पीछे है। मतलब वो पीछे कोर्ट तक में साबित नहीं कर पाए, इस बात नहीं साबित कर पाए और प्रमाण भी इलेक्शन कमीशन को नहीं दे पाए जो जिस तरह की चीज़ें चाहिए थी अपने आप को कम से कम साबित करने के लिए। आप और किसी को मत साबित कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को कम से कम एक लॉजिकल एंड तक ले जाइए, जो लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा पाए। और इसीलिए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो रही है INDI के कैंडिडेट्स को, अलायंस को और बाकी पूरी लीडरशिप को। ये बहुत महत्वपूर्ण है और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस किसी भी राजनीतिक घटक के लिए खतरनाक है। उसको जनता के सामने वो एक्सपोज होता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को बहुत मतलब ये मुद्दा जो है बार-बार उछाल तो रहा है विपक्ष, क्या पकड़ पा रहा है सर? आपका क्या टेक है, क्या पकड़ पा रहा है ये मुद्दा? ये अभी भी सुबह सुबह आगे पप्पू यादव कहने के लिए ये चीज की धांधली हो रही है। कई हजार VVPAT मिले, उसके क्या एक्सप्लेनेशन है? जो पर्चियां मिली हैं। हाँ, दूसरा चीज, राहुल गांधी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसको डिनाई नहीं किया है कि वो जो चार्ज लगाए गए थे, कुछ पत्रकार उसको डिनाई कर रहे हैं, बीजेपी डिनाई कर रही है, लेकिन महिला जो जिसका 223 वोट बना था जिसके नाम पर, वो कंफर्म कर रही है। दूसरी महिला भी कंफर्म कर रही है कि वो जो ब्राजीलियन मॉडल का फोटो है कि मेरे पिक्चर बदल गए थे और हमने दूसरे तरीके से आधार कार्ड से वोट किया था। इलेक्शन कमीशन को हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि ये 2 मिनट का सवाल है कि इलेक्शन कमीशन की साख दांव पर है। आज इलेक्शन कमीशन को सामने आके कभी भी कहना चाहिए था कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। आपको एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी अगर कहीं दांव पर है तो बिहार में, और मेरे अनुसार इलेक्शन कमीशन जो है का कंडक्ट जो है इतना ड्यूबियस है बिहार में। आपको एक चीज पॉइंट आउट करना चाहेंगे, मिजोरम में अभी परसों जी मिजोरम के CM पर शो कॉज किया इलेक्शन कमीशन ने। ये वाइडली पब्लिश नहीं है। क्यों किया कि उसने 2-3 प्रॉमिसेस किए, एक रिवर पर डैम बनाने के लिए, क्या इलेक्शन कैंपेन बाईपल के दौरान, उसके लिए पूरा नहीं किया, उसके लिए नहीं, उन्होंने प्रॉमिस किया इलेक्शन के रैली में। ओके, तो ये मिसकंडक्ट हो गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में आप जरा के देखिए, हर घर में नौकरी दी जा रही है, हर घर में नौकरी दे जा रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज बिकम ए मॉकरी इन बिहार। ज्ञानेश कुमार जो है, 2 रूल बुक है उनके लिए, बिहार के लिए दूसरा, मिजोरम के लिए दूसरा। तो मतलब शक की गुंजाइश है, शक की गुंजाइश की बात अगर हो रही है तो हमको एक चीज बोलने दीजिए। आप जरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निकालिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है कि कास्ट और रिलीजन के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं, लोगों को डरा कर वोट नहीं मांग सकते हैं, इलेक्शन में ऐसे प्रोमिसेस नहीं किए सकते हैं जो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। आपके जितने हैं इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी धज्जी उड़ गई बिहार में, और मिस्टर ज्ञानेश कुमार चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई भी छोटा मोटा माल फंक्शनिंग होगी EVM में, डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी उसको रेज करेंगे। अगर रेज नहीं करेंगे, डेफिनेटली। संजय झा जी, तो सवाल फिर मेरे जहन में ये आता है कि क्या लोग इस मुद्दे को जान रहे हैं या इस पर तवज्जो दे रहे हैं? क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है कि लोग तो भर भर के वोट डाल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो सच है, इसलिए कि जितने कैंपेनिंग और बाकी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो 1 महीने से था, जो कल शाम को समाप्त हो गया है। आज असल चीज क्या है कि बड़ी भारी तादाद में लोग लाइनों में सुबह से खड़े हो गए हैं। इसका मतलब है कि पूरा बिहार का जो शेष सेकंड फेज का पोल है, और उसमें खासकर जो सीमांचल एरिया है, वहाँ एक बड़ा इंटेंस बैटल है। ये गंभीर चुनाव है पिछले चुनाव की तुलना में। स्टेक्स बहुत हाई हैं। ये स्टेक महागठबंधन के लिए भी बहुत हाई है। ये माई इक्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस इक्वेशन को लालू यादव जी ने 90 में इस्टेब्लिश किया है, और 35 साल MY इक्वेशन बड़ा पावरफुल इक्वेशन है, आज भी है। आज भी जो MY फैक्टर है, बड़ी तादाद में उसकी पोलिंग सुबह से शुरू हुई होगी, और जो NDA का घटक है
तो वो भी उतना ही अग्रेसिव है। तो सीमांचल में यही कारण है- यही समीकरण का कारण टेस्ट है। होगा। सीमांचल की लगभग सारी सीटें फंसी हुई सीटें हैं। इतना इंटेंसिटी है हर सीट पे, चाहे वो पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, हर सीट जो है बेहद फंसा हुआ सीट है और बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं। तो जिस तरह से सीमांचल की सभी सीटें फंस रही हैं, उसमें ओवैसी फैक्टर हो सकता है और बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि यहीं पर ब्रेक लग गया था तेजस्वी की विजय रथ पर पिछली बार। बिल्कुल, मैं अगर उसमें ओवैसी फिर नहीं ऐड होते करता तो हूं। शायद उनकी सरकार बन रही थी, जो रिजल्ट आए उसको मैं हैं। ऐड करता हूं कि जो सरकार बनेगी उसमें, और अगर कहीं तेजस्वी चूकते हैं तो उसमें ओवैसी की फिर से भूमिका संभव हो सकती है। हमें इसके लिए 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सीमांचल में ओवैसी एक फैक्टर बन गए हैं। उनका एक और बेहतरीन तजर्बा है, वो अच्छे स्पीकर तो हैं ही, ओके। सीमांचल में वो बेहतरीन फेसेज पिक करने में सफल होते हैं। एक एक सीट पर एक बढ़िया चेहरा वो पिक करते हैं। यही कारण है कि वो मतदान को प्रभावित करते हैं। इस बार तो ओवैसी का ऑफर भी था, लेकिन उन्होंने खुद तेजस्वी ने ही रिजेक्ट किया महागठबंधन में। बाकी ने तेजस्वी ने मुखर होकर के उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये कट्टर लोग हैं, इनसे हम नहीं साथ आ सकते वगैरह। खैर मुकेश जी, अब ये बताइए कि सीमांचल में जिस तरह की फाइटें वो हम देख रहे हैं, मिथिलांचल भी वो गढ़ है कि यहां पर बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है। पिछली बार मिथिलांचल ने ही बचा लिया था बीजेपी को। अगर मिथिलांचल में अनप्रेसिडेंटेड जीत नहीं होती तो शायद एनडीए को सत्ता ना मिलती। क्या खबर आ रही है? हाँ, मुकेश जी, क्या लगता है मिथिलांचल का गढ़ बचाना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है एनडीए के लिए, या फिर इस बार भी एनडीए वहां मजबूत दिख रहा है? केवल मिथिलांचल ही नहीं, मैं कहूंगा मैं एक एरिया की बात करना चाह रहा हूं। तो हमने सीमांचल की बात की, मिथिलांचल की करेंगे, फिर शाहाबाद सारण की करेंगे जी। तो देखिए, मिथिलांचल में तो एक बात तो क्लियर है कि ये बीजेपी के लिए स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, पर हम आरजेडी को मिथिलांचल से रूल आउट नहीं कर सकते। पिछली बार एक तरफा वोट हो गया था मिथिलांचल में, लेकिन इस बार यदि मुझे मतलब ऐसा फील होता है कि थोड़ी सी मतलब उस तरह का एकदम वन साइडेड वोटिंग नहीं होगा मिथिलांचल में, जैसा पिछली बार दिखा था। जैसा पिछली बार दिखा था। और इसकी वजह कोई? हाँ, इसकी वजह ये है कि देखिए, मिथिलांचल में भी जैसे आपको मैं पिछली एपिसोड में भी मैं ये बात कह रहा था कि ये जो नौकरी है ना, सरकारी नौकरी, ये एक इमोशन है बिहार में। भले नंबर ये नहीं उसको जस्टिफाई कर रहा हो। हाँ, वो उससे जस्टिफिकेशन, देखिए चुनाव में क्या होता है कि हरियाणा में पानी को लेकर बंसीलाल ने जो कहानी कही थी कि पानी का ताकत मुद्दा बन गया। हाँ, वो पानी का ताकत खत्म कर दिया, पीछे डैम बना के बिजली निचोड़ ली। हाँ, बिजली निचोड़ ली। तो देखिए, वही बोलता हूं कि चुनाव में फिर बहुत लॉजिक और रीजनिंग का नहीं होगा, कौन सा नैरेटिव चला जाएगा, और वो इमोशन वर्क कर रहा है। ये सरकारी नौकरी वाला जो इमोशन है, वैसे उसको डिसमेंटल करने की, उसको तोड़ने की ऑपोजिशन की तरफ से बहुत कोशिशें हुई हैं, रीजनिंग की गई है, लॉजिक दिया गया है, पैसे कहां से आएंगे, इतना करोड़ का खर्चा है, बजट नहीं है, वो सब अपनी जगह पे है। और बार बार तेजस्वी हैमर कर रहे हैं कि हम नौकरी देंगे और हमारे पास एक प्लान है। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर काम कर सकता है और पिछली बार वाले समीकरण को, गणित को इधर उधर कर सकता है। लेकिन मिथिलांचल में तो इस बार सीता मैया का भी सहारा है। भव्य राम मंदिर के बाद अब भव्य सीता मंदिर बनाने की आधारशिला रखी जा चुकी है और इसको चुनाव में रखा भी जा रहा है। तो क्या सहारा मिलेगा मिथिलांचल में सीता मैया का, और क्या होगा शाहाबाद के रण में? वहां पर दोनों के गढ़ हैं अलग अलग इलाकों में, क्या एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने की भी पूरी कोशिश है? क्या कामयाबी इसमें मिलेगी? आज ये सब कुछ तय हो रहा है। कुछ ही पलों में मैं पूछूंगा अगला सवाल अपने मेहमान से, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।